Dear students, Abil Ahmed is here from Abil School of Accountancy. बेटा अल्लाह का नाम लेके फाइनेंस एक्ट 2025 का स्टार्ट ले रहे टैक्सेशन के लिए। सबसे पहले ये कि यार ये जो फाइनेंस एक्ट 2025 है, ये कौन कौन सी 4 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है, पहले उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम टैक्सेशन को लेके फाइनेंस एक्ट 2025 को लेके क्या अप्रोच होगी, हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे, इंटायर सिलेबस को, इस पे बात होगी। प्लस थोड़ी सी अपनी टैक्सेशन की अचीवमेंट्स पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये जो फाइनेंस एक्ट 2025 है, तो टैक्सेशन के स्टूडेंट ध्यान से सुन लें भाई। ये फाइनेंस एक्ट 2025 वैलिड है जून 26 की अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 2026 की अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 2026 की अटेम्प्ट के लिए, और फाइनली मार्च 2027 की अटेम्प्ट के लिए। तो ये फाइनेंस एक्ट 4 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स नया फाइनेंस एक्ट आ जाता है। अब जरा सा आगे चलते हैं भाई। अगर मैं सिर्फ एक अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स आपसे शेयर करूं टैक्सेशन में, तो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, वो 99 मार्क्स है। पेपर पैटर्न पे भी जल्दी से बात कर लेते हैं, फिर हम किस तरह से लेके चलेंगे सिलेबस, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, आपका भाई आपको फेल नहीं होने देगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस को तरीके से फॉलो करें। प्लस जब आप हमारे पास एनरोल्ड होंगे, यू विल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड फास्टेस्ट व्हाट्सएप सपोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। आपकी क्वेरी का रिप्लाई डायरेक्टली आपका भाई खुद करता है, कोई टीचर असिस्टेंट का चक्कर नहीं होता, और हम रिप्लाई नॉर्मली 3 to 5 मिनट्स के अंदर करते हैं। और आपको क्या चाहिए मेरे भाई। खैर, इस पे आते हैं। पेपर पैटर्न क्या है। जनरली अगर मैं बात करूं तो टैक्स का पेपर पास करना आसान है, अगेन अगर आप हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को तरीके से फॉलो करते हैं तो। आप भी, वी नेवर नो, 98 मार्क्स 97 मार्क्स उठा लें, हमें आइडिया नहीं है इसके लिए। लेकिन आपको ऑफ कोर्स क्या करना है, यू हैव टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। खैर, पेपर पैटर्न जल्दी से पेपर पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि बाज बच्चे ऐसे भी होते हैं उनको पेपर पैटर्न का ना पता हो तो भी परेशान होते हैं। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, सेक्शन ए 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हैं, सिंपली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और सेक्शन ए आपके पूरे टैक्सेशन के सिलेबस के किसी एरिया में से भी आ सकता है। इसका मतलब ये कि सेक्शन ए में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको इंटायर सिलेबस पे ग्रिप होनी चाहिए। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हर एक के 2 मार्क्स हैं। ऑफ कोर्स 15 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस 30 मार्क्स टोटल। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, 3 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी 30 होते हैं। लेकिन सेक्शन बी में जो हमारे पास 3 10 मार्क्स ईच का एक सवाल है, उसका भी एक पैटर्न है। सेक्शन बी में एग्जामिनर आपको एक छोटा सा स्मॉल सिनेरियो देगा, उस सिनेरियो के ऊपर एग्जामिनर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यानी कि सेक्शन बी में एक सवाल, स्मॉल सिनेरियो, उस सिनेरियो के ऊपर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी में एक और सवाल, अगेन स्मॉल सिनेरियो, और उस सिनेरियो के ऊपर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर एक और सिनेरियो, उसके ऊपर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, यानी कि सेक्शन ए और बी की अगर हम बात करें, तो इसमें अगेन मल्टीपल चॉइस वाली चीज़ें आपको मिल रही हैं, और अगेन सिलेबस के पूरे एरिया में से कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, तो 10 नंबर का एक सवाल आता है भाई,
अब ये जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है सेक्शन सी का, ये अगेन आपके सिलेबस के किसी एरिया में से भी आ सकता है। यानी कि इंटायर जो टैक्सेशन का पेपर है उसमें से 70 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आपके सिलेबस के किसी एरिया में से भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एरिया भी छोड़ना नहीं है। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास दो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 15 ईच। लेकिन उसमें हमारी एग्जामिनेशन टीम ने कैटेगोरिकली बताया है कि भाई एक सवाल इंडिविजुअल के टैक्सेशन के ऊपर होगा और एक कॉर्पोरेशन टैक्सेशन के ऊपर होगा। और सेक्शन सी इज द ओनली एरिया जिसमें आपको बेसिकली स्प्रेड, आप कह लें स्प्रेडशीट एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। और ये भी मैं बता दूं भाई, आप में से हर वो स्टूडेंट जिसका अगर टैक्सेशन पहला ही स्किल का पेपर है, उसके पास पहले से कोई भी एक्सेल की एक्सपर्टीज नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मैंने देखा है बाज बच्चे ये स्प्रेडशीट एक्सेल को लेके परेशान हो रहे होते हैं। नहीं भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मुनासिब टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, मुनासिब। कोई आपसे का कंपटीशन नहीं हो रहा टाइपिंग का। और ये जो एक्सेल को लेके आप परेशान होते हैं भाई, इट टेक्स हार्डली 15 से 20 मिनट, इससे भी ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिकली स्किल लेवल पे जो टैग एक्सेल या स्प्रेडशीट की जो ज़रूरत है वो इतनी ख़तरनाक है ही नहीं भाई। इवन प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है। मतलब आपको मैक्सिमम यार ड्रैग का ऑप्शन पता होना चाहिए, प्लस सम का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो मामला बहुत आसान है। प्लस जब आप ऑफ कोर्स हमारे पास एनरोल्ड होते हैं तो यू विल सी मल्टीपल क्वेश्चन ऑन स्प्रेडशीट। तो उसकी आप टेंशन ना लें भाई, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और जहाँ ज़रा सा भी मसला होगा आपको प्रेजेंटेशन में किसी भी चीज़ में, तो आपका भाई आपको गाइड करेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। हाँ, टाइपिंग स्पीड आपकी थोड़ी सी मुनासिब होनी चाहिए, ज़्यादा की हम भी बात नहीं कर रहे। वो भी जब आप एनरोल्ड होते हैं और अगर आपको कोई मसला है तो आपको उसमें भी गाइड करते हैं। आपको डे वन से सारी गाइडेंस मिलती है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा पेपर पैटर्न। दिस इज कि 100 मार्क्स की कहानी कुछ ये है। अच्छा जी। अब टैक्स के अगर हम सिलेबस की बात करें, टैक्सेशन की, काफी पहले से F6 भी कहते थे। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो जो टैक्सेशन का सिलेबस है, एंटायर सिलेबस को एक्चुअली हम 6 बड़े बड़े एरियाज में ब्रेक कर देते हैं, आप कह लें। तो 6 मेन एरियाज के हैं टैक्सेशन के सिलेबस के। एक सबसे पहले मैंने उसी सीक्वेंस में 6 टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक है यार, यूके में इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे टैक्स पे करते हैं। इंडिविजुअल्स की डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग्स के हैं। और जाहिर सी बात है, जहां जहां से आप हर सोर्स ऑफ इनकम के टैक्स के रूल्स अलग होते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल्स को लेके इंशाल्लाह कि इंडिविजुअल्स हाउ डू दे पे टैक्स इन यूके। इंडिविजुअल्स की क्या क्या पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं और हर इनकम के रूल्स क्या क्या है। फिर हम एक और टॉपिक आता है जी, कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपको कोई मान लो गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स के क्या रूल हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार हमें कोई गिफ्ट दे ही नहीं रहा, चलो कोई दे दे गिफ्ट, ऐसे कर लो। तो उस पर क्या कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा क्या नहीं होगा, या कोई अपना फिक्स एसेट उठा के बेचता है उस पर जो कैपिटल गेन आता है तो टैक्स कैसे पे करते हैं, ये सीखेंगे आप यहाँ। IST, इनहेरिटेंस टैक्स। मान लो अगर आपको वरासत में कुछ मिले, बोले सर हमें तो वरासत में कुछ नहीं मिला, ओ यार मतलब आपकी बात नहीं हो रही, समझा करो ना यार। मान लो अगर आपको वरासत में कुछ मिल रहा है तो उसके उस पे कैसे टैक्स देना है, लो दसो। बच्चा कह रहा है सर वरासत मिल रही है उस पे भी टैक्स देना है। जी बेटा, ये यूके है, वरासत पे भी टैक्स देना होता है। खैर, देखेंगे जी इंशाल्लाह इनहेरिटेंस को। इसके बाद हम जाएंगे वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे बहुत से कंट्रीज में हमारे यहाँ भी सेल्स टैक्स कहा जाता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स के रूल्स बहुत आसान है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देन फाइनली विल गो टूवर्ड्स कॉर्पोरेशन टैक्स, कि यार यूके के अंदर कंपनीज हाउ डू दे पे टैक्स, उनके रूल्स क्या हैं। एंड फिर हम सेल्फ असेसमेंट देखेंगे डेफिनेटली, इंडिविजुअल्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक इंडिविजुअल ने टैक्स की कैलकुलेशन कर लिया, भाई कर तो ली, पे कैसे करोगे, उसका क्या तरीका है, क्या डेडलाइंस हैं, लेट पे करोगे तो क्या गिफ्ट देना पड़ेगा आपको, और अगर आपने कम पे किया तो क्या होगा, ज़्यादा पे कर दिया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम देखेंगे
सेल्फ असेसमेंट इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, कॉरपोरेशंस के लिए ऑफ कोर्स अलग है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़, ऑफ कोर्स जब आप हमारे पास इनरोल्ड होते हैं टैक्सेशन के अंदर, तो आपको हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फोकस नोट्स मिलते हैं, जहाँ विद इन आई वुड से 75 पेजेस और इवन लेस देन दैट आपको इंटायर टैक्सेशन हम उसमें कवर करके देते हैं। अगर आप हमारे बस सिर्फ फोकस नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बच्चा कहता है नहीं सर मेरे को बुक लाजमी पढ़नी है, मैं बुक पढ़े बगैर रह ही नहीं सकता। हालांकि ये पढ़ता नहीं था, लेकिन जब से वहां पर से एनरोल्ड हुआ है ये ऐसी बातें कर रहा है कि नहीं मुझे तो बुक लाजमी पढ़नी है, मैं बुक नहीं पढ़ूंगा मैं अजीब सा हो जाऊंगा। अच्छा, आप अजीब से ना हो मेरे भाई, प्लीज। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार हर हाल में बुक पढ़नी है, देन आई वुड रेकमेंड कैपलैन की बुक। हमेशा फिर हम रेकमेंड करते हैं आप कैपलैन की बुक पढ़ें ताकि आप भी रिलैक्स हो जाएं। किट ऑफ कोर्स कैपलैन। प्लस याद रखिएगा, पहला मतलब आपका जो मेन फोकस होगा, हमारा जो मेन फोकस होगा कैपलाइन की किट पे होगा। अगेन फाइनेंस एक्ट 2025 की किट की बात हो रही है जो कि लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है, और वही आपके लिए रेलेवेंट है। पुरानी किट आपके किसी काम की नहीं है। ठीक हो गया जी। अब जरा सा आगे चलते हैं लेस। अब आप जब हमारे पास इनरोल्ड होंगे, व्हाट एग्जैक्टली वी विल प्रोवाइड यू, उस पर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर हम आज से ही स्टार्ट करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो आपको हमारे सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और अच्छी बात ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ऑन एवरेज आपको एक लेक्चर 40 मिनट्स का मिलेगा। 45 का भी नहीं रख रहे, प्रीवियसली हम 45 मिनट्स तक जाते थे, हम होंगे नहीं यार, ऑन एवरेज एक लेक्चर 40 मिनट्स का। प्लस विद इन 50 आवर्स यू विल सी दैट आपका एंटायर टैक्सेशन कोर्स अलहमदुल्ला हर लिहाज से कंप्लीट होगा। उसके अलावा आपको 15 से 18 घंटे, बल्कि इनफैक्ट 15 आवर्स की प्रैक्टिस वीडियोस का टाइम निकाल लें आप। तो विद इन 50 आवर्स, उसके बाद 12 to 15 कर लो यार आवर्स की प्रैक्टिस वीडियोस, अगर आप ये सब देख लेते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा आपको जो इंस्ट्रक्शंस दें उसको आप प्रॉपरली फॉलो करें, दैट इज मोर देन इनफ टू पास द पेपर। अच्छी बात क्या है हमारे लेक्चर्स की, अलहमदिल्ला यार, एक लेक्चर अगर ऑन एवरेज आपको 40 मिनट्स का मिल रहा है, व्हाट एल्स डू यू नीड। ऑन एवरेज कह रहा हूँ, अगर ऑब्वियसली बच्चे स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो आप बड़े आराम से एक लेक्चर को 35 से 30 मिनट्स में ला सकते हैं। तो हम बेसिकली जिस तरह से टैक्सेशन का कोर्स आपको लेके चलते हैं, एक तो हम एक एक चीज़ पढ़ाते हैं आपको। ऑफ कोर्स जीरो से ही पढ़ाते हैं, हमेशा अज्यूम करते हैं बच्चे के पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। अच्छी बात ये इन सारी चीज़ों के अलावा कि हमारे लेक्चर्स लंबे नहीं होते, क्योंकि दैट्स माय एक्सपीरियंस कि यार बच्चा जो है ना, इतने बच्चों को पढ़ाया तो मुझे आइडिया है, बच्चा जहाँ लेक्चर देखता है ना 1.5 आवर्स 2 आवर्स, वो लेक्चर देखता ही नहीं है। वो थोड़ी देर देखेगा, पॉज करेगा, परेशान हो जाता है। वो अगर 2 ढाई घंटे वाले लेक्चर को स्पीड पे देखेगा तो भी कितना ही रिड्यूस कर लेगा टाइम भाई। तो हमारा लेक्चर था ही 40 मिनट्स का, सोचें आप। प्लस यार व्हाट्सएप की सपोर्ट अवेलेबल है, जहां आप फंसोगे आपका भाई आपको रिप्लाई कर रहा है, और आपको क्या चाहिए यार, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस की जाती है। और फिर एसीसी का प्री सीन मॉक, वो एक यूनिक स्टाइल में हम डिस्कस करते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अलहमदिल्ला बेनिफिट होता है। तो हमारे अगर हाईएस्ट पासिंग रेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो की हमारे फीचर्स हैं यार, हमारे लेक्चर्स बहुत ही स्मार्ट किस्म के लेक्चर्स हैं, अननेसेसरली उसमें आए बाएं शाये नहीं है, फोकस नोट्स हैं। प्लस एसीसी के प्री सीन मॉक से मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं हमें पता है, जो ऑफ कोर्स हम पास ऑन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो चले जरा सा आगे चलते हैं। हम जो बेसिकली टैक्सेशन का अपना सिलेबस स्टार्ट लेते हैं, हम हमेशा स्टार्ट लेते हैं इंडिविजुअल से। सीखते हैं कि यार यूके के अंदर एक इंडिविजुअल की क्या पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इनकम्स होती हैं, प्लस किस सोर्स ऑफ इनकम पे वो किस तरह से एक इंडिविजुअल टैक्स पे करता है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रॉपरली डिस्कस करेंगे हर सोर्स ऑफ इनकम को।
सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक पे अब जा रहे हैं हम लोग कि यार यूके की अगर हम बात करते हैं तो यूके में इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगता है टैक्स एयर के लिहाज से। अच्छा, टैक्स ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। टैक्स ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। अब मजे की बात क्या है? अब मजे की बात ये कि भैया आप पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2025। आप कह सकते हैं कि सर मैं तो 2026 में मौजूद हूं। तो मार्च सद के फाइनेंस एक्ट तो 25 का ही होगा ना, एक साल पुराना होता है। फाइनेंस एक्ट 2025 जो है, 25 जो है वो 2026 जो चल रहा है टाइम पीरियड उस पर अप्लाई होता है। तो ये प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा तो फाइनेंस एक्ट 2026 तो कहाँ से बना, 26 खत्म ही नहीं हुआ। तो फाइनेंस एक्ट 2025 आप पढ़ रहे हैं, इवन दो मुझे पता है आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हैं। तो रूल यही है भाई कि 2025 का फाइनेंस एक्ट 2026 में चलेगा। अच्छा भाई, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस एक्ट 2025 जो वैलिड है जून 26 ईयर टाइम के लिए, सितंबर 26, दिसंबर 26 एंड मार्च 27 के लिए ये वैलिड है। ओके, अब जरा सा आगे चलते हैं। यूके में जो आपका टैक्स ईयर है या फिस्कल ईयर है वो बेसिकली 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है। किसी भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट 5 अप्रैल पे वो एंड हो रहा है। यूके में टैक्स ईयर जो स्टार्ट होता है, फिस्कल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 5 अप्रैल पे एंड हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, टैक्स में बेटा आपको रूल्स नंबर वन आने चाहिए और फिर उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। आपसे कोई कभी ये सवाल नहीं पूछता एग्जाम में, फिस्कल ईयर 6 अप्रैल से क्यों स्टार्ट होता है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क। रूल है, बस पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा 5 अप्रैल पे एंड होगा, दिस इज हाउ टैक्स ईयर या अनदर नेम इज फिस्कल ईयर वर्क्स। मिसाल के तौर पे अगर एक 6 अप्रैल 2024 से एक टैक्स ईयर अगर स्टार्ट हुआ है तो 5 अप्रैल 25 को बेसिकली क्या होगा, एंड हो जाएगा। इसको जो लिखने का तरीका वो यूं लिखा जाता है, इसको 2024-25 ऐसे लिखा जाएगा। आप सिर्फ 24-25 भी लिख सकते हैं। अगर एक टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होता है तो 5 अप्रैल 2026 को एंड हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका 25-26। बस आपको इतना पता होना चाहिए यार, यूके के अंदर टैक्स ईयर फिस्कल ईयर 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले नेक्स्ट 5 अप्रैल पे एंड हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा सा आगे चलते हैं। और मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ कि आप पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2025। वैलिड कौन सी items के लिए, 4। अच्छा, वेरिएंट भी सुन लें, बाल बच्चे ये वाले इसमें ही परेशान होते हैं, सर हम वेरिएंट कौन सा पढ़ रहे हैं, यूके वेरिएंट भाई। यूके वेरिएंट ही पढ़ना चाहिए, उसी को पास करना आसान है। अच्छा जी, अब जरा सा आगे चलते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट ये कि यूके में अगेन अगर मैं टैक्स 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 की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ टैक्स का मतलब तो आप सबको पता होना चाहिए वो क्या है। टैक्स का मतलब है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, किसके लिए, ना मेरे लिए ना आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछा टैक्स है क्या, भाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। कोई आपसे पूछा है गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, भाई रीजन है उसकी। टैक्स के सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट ने अमीरों से टैक्स लेना है, दोज दे आर अर्निंग, उनसे टैक्स लिया जाएगा और फिर गवर्नमेंट अपने ही लोगों की वेलफेयर के लिए उस पैसे की स्पेंडिंग करेगी। भाई ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यार जो कमा रहे हैं उनसे लें और अपने ही लोगों की बेटरमेंट के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करें। अच्छा जी,
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूके के अंदर हर बंदे को ही टैक्स देना है? द आंसर इज नो। यूके में हर वो शख्स टैक्स पे करेगा जिसकी अर्निंग्स 12,570 से ज्यादा हो। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पर्सनल अलाउंस। अच्छा, प्रीवियस फाइनेंस एक्ट में भी पर्सनल अलाउंस यही था, इसमें भी यही है, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग जो पढ़ रहे हो फाइनेंस एक्ट 2025 पढ़ रहे हो, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन 25। कुछ बच्चे एक और चीज में घूमते रहते हैं, 24 में क्या होता था, 23 में क्या होता था, 22 में क्या होता था। मास्टर्स के हिस्ट्री का पेपर पढ़ रहा है भाई तू। अगर आप जून अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं जिसमें फाइनेंस एक्ट 2025 वैलिड है, आप फाइनेंस एक्ट 2025 पढ़ रहे हैं, बस दैट्स इट। और आपको क्या मसला है भाई? तो यूके में बेटा हर वो शख्स टैक्स पे करेगा जिसकी अर्निंग्स 12,570 पाउंड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की अर्निंग्स पूरे टैक्स ईयर में, पूरे फिजिकल ईयर में 12,570 पाउंड से कम है, तो फिर उसको टैक्स पे नहीं करना। अच्छा, ये अगला सवाल कि यार यूके में एक इंडिविजुअल की क्या पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती है? खैर वो तो पूरी दुनिया में हो सकती है, और हर पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम जो है ऑफ कोर्स उसके टैक्स के रेट्स अलग हैं, रूल्स अलग हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने एक चीज बताया, ये है कि यार यूके के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल ने टैक्स पे करना है जो पूरे टैक्स ईयर में, फिजिकल ईयर में 12,570 से ज्यादा पैसा कमाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो शख्स पूरे साल में 12,570 पाउंड से कम कमाता है वो यूके में गरीब है। यानी कि यूके के गरीब की डेफिनेशन ये है जो पूरे साल में 12,570 पाउंड कमाए या उससे कम कमाए। अगर एक मिनट के लिए 12,570 पाउंड को पाकिस्तान में फिलहाल जो रेट चल रहा है, मान लो 378 का रेट चल रहा है, वो यानी कि यूके का गरीब शख्स कौन है? जिसकी अर्निंग्स पूरे टैक्स ईयर में 12,570 पाउंड से के बराबर है या उससे कम है, ये वो यूके का गरीब शख्स है, उसको टैक्स नहीं देना। अगर आप 12,570 पाउंड को 378 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पाकिस्तान में मेरे भाई तकरीबन 4.75 मिलियन आता है पूरे साल में। और जो पाकिस्तान में 4.75 मिलियन पूरे साल में कमाता है उसमें एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन यूके में ये शख्स क्या है? अल्लाह माफ करे, गरीब है। तो यूके का गरीब भी अमीर जैसा लग रहा है, अल्लाह माफ करे, हाँ? कि सर ये बड़ा सूठो गरीब है भाई, इतना अमीर बंदा। भाई यूके का गरीब है, देखो यूके के गरीब की तो यही डेफिनेशन है, अल्लाह माफ करे। तो पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड, भाई जो बंदा यूके में 12,570 पाउंड के बराबर या उससे कम कमाएगा टैक्स नहीं देना, इससे ज़्यादा कमाएंगे तो टैक्स देना है। ओके। अब यूके में एक इंडिविजुअल की अगर मैं सोर्सेस ऑफ इनकम की बात करूं तो भाई एक इंडिविजुअल की नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, सेविंग हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे नॉन सेविंग का क्या मतलब है, ये जरा समझे भाई। अभी बिल्कुल बेसिक बात हो रही है, क्या एक बंदा जो है बेचारा कहाँ कहाँ से कमा सकता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सक्यूज मी, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयमेंट इनकम नॉन सेविंग इनकम है ना यार। जी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ नॉन सेविंग की। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है।
सेविंग इनकम तो बहुत आसान है, अल्लाह माफ करे, इंटरेस्ट इनकम सेविंग इनकम होती है। ओके। एम्प्लॉयमेंट इनकम, नॉन सेविंग इनकम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉपर्टी इनकम, आपकी नॉन सेविंग इनकम। अगर आपका बिजनेस है, ट्रेडिंग इनकम, इनकम विच इज कमिंग फ्रॉम पार्टनरशिप, वो डेफिनेटली नॉन सेविंग में आएगी। इवन द पेंशन इनकम ऑल्सो फॉल्स इन नॉन सेविंग, ईटीसी। तो एक इंडिविजुअल की सोर्स ऑफ इनकम एक हो सकती है नॉन सेविंग, विच कुड बी एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। किसी पार्टनरशिप में वो पार्टनर हो सकता है, वहां से जो ट्रेडिंग इनकम उसको मिल रही है, नॉन सेविंग। इवन मैंने कहा पेंशन इनकम ऑल्सो फॉल्स इन नॉन सेविंग इनकम। सेविंग इनकम बहुत आसान है, अल्लाह माफ करे, मैंने बता दिया। सेविंग इनकम मीन्स सिंपली इंटरेस्ट इनकम, और डिविडेंड तो डिविडेंड है। अच्छा, मान लो अगर एक शख्स नॉन सेविंग इनकम में से कमा के पास, उसके पास पैसा जो आ रहा है वो नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम से आ रहा है, तो नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसा आएगा उस पर टैक्स कैसे दिया जाता है, उसका मैं आपको एक आइडिया देता हूँ थोड़ा सा। आगे चल के भाई आप इंशाल्लाह पूरे रूल्स पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम के अपने रूल्स हैं, कि यार किस तरह से एम्प्लॉयमेंट इनकम निकलती है, ट्रेडिंग इनकम के अपने रूल्स हैं, प्रॉपर्टी इनकम के रूल्स हैं, पार्टनरशिप के रूल्स हैं, पेंशन इनकम के रूल्स हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा आपको तसल्ला रखना पड़ेगा, क्योंकि बाज बच्चे होते हैं जी, यार बस सब फौरन मुझे सब अभी के अभी सीखना है। ओए खुदा का खौफ कर मेरे भाई, अभी इतना भी जुल्म नहीं है ना कि आप 40 मिनट में पूरा पेपर ही निपटा दें। लो दसो, फिर आगे कौन पढ़ेगा हमसे मेरे भाई। स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है जी। सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं, नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम अगर है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। इतना मैं आपको बता दूं, ये जो टैक्स के रेट्स हैं ये एग्जाम में गिवन होंगे, कौन से रेट्स क्या सब पता चल जाएगा। वन बाय वन बात करते हैं। एक एग्जाम्पल देखें आप। मान लो कि मिस्टर वाई नाम का कोई शख्स है और इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 40,000 पाउंड। हमें इतना पता है एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। मान लेते हैं मिस्टर वाई की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 40, ठीक है। रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल। इनकम टैक्स लायबिलिटी मांगी है आपसे, आईटीएल, इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, डू आई नीड टू पे इनकम टैक्स ऑन एंटायर 40,000 पाउंड? द आंसर इज नो। हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी, यूके में अगर किसी की अर्निंग्स 12,570 पाउंड से कम या उसके बराबर है, उस पर टैक्स नहीं देना, उससे ज़्यादा पे टैक्स देना है। और 12,570 के लिए मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी जिसका नाम है पर्सनल अलाउंस, यानी कि आप उसी इनकम पे टैक्स देंगे जो पर्सनल अलाउंस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, चलें टैक्स निकालना सीखते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम 40,000 पाउंड, पर्सनल अलाउंस 12,570 को माइनस करेंगे। जब आप एम्प्लॉयमेंट इनकम में से 12,570 को माइनस करेंगे, जो आंसर आता है उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं, यानी कि ये वो इनकम होगी जिस पे आपको टैक्स देना है। तो ये ले भाई, टैक्सेबल इनकम 40,000 में से 40,000 में से 12,570 को माइनस करें, आई एम गेटिंग 27,430। 40 में से अगर हम 12,570 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 27,430, टैक्सेबल इनकम। ओके। अब इस टैक्सेबल इनकम के टैक्स देना है, सवाल ही पैदा होता है 12 के ऊपर टैक्स तो देना है, लेकिन टैक्स का रेट क्या लगेगा, इसका आंसर देख लेना। इस पे रेट क्या लगेगा। ये जो टैक्स के रेट्स मैंने लिखे, ये एग्जाम में गिवन होते हैं, सीख लेते हैं कैसे रेट लगता है। इंटरेस्टिंगली कह लें आप,
कि ये टैक्स की लिमिट्स और रेट्स फाइनेंस एक्ट 2024 में भी सेम है, 25 में भी सेम है। खैर चेंजेस हैं 2025 में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये जरा रेट्स को पढ़ने का तरीका देख लें। बेसिक रेट बैंड, अगर किसी की इनकम 1 पाउंड से लेके 37,700 तक है, और इनकम कहाँ से आ रही है, नॉन सेविंग से, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेडिंग इनकम, पार्टनरशिप से कोई इनकम आ रही है, या इवन पेंशन इनकम आ रही है, और वह इनकम आपके पास अगर बेसिक रेट बैंड में आती है तो 20% लगेगा। और अगर आपकी इनकम बेसिक रेट बैंड से ज़्यादा है तो 40%, उससे भी ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही आप अमीर हैं तो 45। लेकिन ये सब कैसे लगते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली सीखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ नॉन सेविंग की ही बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप ये टैक्सेबल इनकम 27,430 देख सकते हैं, सारी की सारी बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है, क्योंकि जो बेसिक रेट बैंड है एक्सक्यूज मी, वो 37,700 पे आके एंड हो जाता है। तो ये ले भाई, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 27,430, इसमें लगा दें 20%, यार है 5,486। तो इस बंदे की जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो 5,486 आ रही है। इसका मतलब है इस बंदे ने जो इनकम टैक्स पे करना है वो 5,486 पे करना है, दैट्स इट। आसान, प्रीटी सिंपल। एक और सवाल करते हैं ताकि थोड़ा सा और आइडिया हो। मान लो किसी की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 70,000 पाउंड। अरे यार सर कोई बात नहीं बेटा, लोग हैं, दुनिया है, होता है। आपको निकालनी है इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब इतना तो एटलीस्ट सारे बच्चों को पता चल जाना चाहिए जो शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं, कि डायरेक्टली 70 के ऊपर इनकम टैक्स का रेट नहीं लगेगा। ये बात हो चुकी है कि भाई यूके में आपकी वो इनकम जो पर्सनल अलाउंस से ज्यादा है उस पर टैक्स देना है आप। इसका मतलब ये होगा, पहले हम सब एम्प्लॉयमेंट इनकम में से पर्सनल अलाउंस को माइनस करेंगे, जो कि 12,570 है। तो बड़ा हमारे पास आएगा टैक्सेबल इनकम का अमाउंट चेक करते हैं कितनी है भाई। 70,000 माइनस 12,570, टैक्सेबल इनकम आ रही है 57,430। यानी कि टैक्स के जो भी रेट्स हैं वो 70,000 पे नहीं लगेंगे, 57,430 पे लगेंगे। यूके में आप टैक्स देंगे उस इनकम पे जो 12,570 से, जिसको पर्सनल अलाउंस कहते हैं, उससे ज्यादा है। अगेन कि सर अगर उससे कम है, वो मास सदके उससे कम है, तो टैक्स देना ही नहीं है, फिर तो वो बेचारा गरीब इंसान है यूके का। यूके का गरीब है, क्या बात है सर, उनके गरीब भी अमीरों जैसे, और हमारे अमीर भी, चल रहने दे यार, आगे नहीं बोलना, आगे नहीं कहना, आगे नहीं कहना, रुक जा, आगे नहीं कहना, कि सर उनके गरीब भी हमारे अमीरों जैसे, और हमारे अमीर, मैं कह देता, आगे नहीं कहना, रुक जाओ। एनु देखो, टैक्सेबल इनकम, बेटा टैक्सेबल इनकम है 57,430। अब इस टैक्सेबल इनकम 57,430 में हम टैक्स कैसे देंगे? पहली बात, ये जो बैंड्स वाला सिस्टम है इसमें डायरेक्टली 40% नहीं लगता। पहले बेसिक रेट बैंड के रेट लगेंगे, जब बेसिक रेट बैंड खत्म हो जाएगा तो फिर कोई और बैंड आता है। कैसे? वापस आओ, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो बेसिक रेट बैंड 1 पाउंड से लेके कहाँ तक जा रहा है, 37,700 से तक, ये बेसिक रेट बैंड है। लेकिन इसके बाद हायर रेट स्टार्ट होता है। मजे की बात ये, हायर रेट बैंड 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अच्छे से पढ़े, ये 37,701 से स्टार्ट हो रहा है।
So higher rate band does not start from £1. It starts from 37,701 onwards. कहाँ तक जाता है? 125, 140 तक। तो पहले आपका बेसिक रेट बैंड खत्म होगा, फिर आप किस पे जाओगे? हायर रेट बैंड पे। क्योंकि हायर रेट बैंड अच्छे से देख लें, स्टार्ट ही नहीं हो रहा £1 से। हायर रेट बैंड स्टार्ट ही कब होता है? जब बेसिक खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जो मैं अक्सर देता हूँ, आपने कभी अपनी बेसिक स्टडीज में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें मान लो आपकी कंपनी कहती है लेबर को कि जी अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं, अज्यूमिंग कि शुरू के 10 यूनिट्स पे मान लो आपको रेट मिलेगा $10 का, लेकिन 10 यूनिट के बाद हम आपको जो रेट देंगे वो $12 का देंगे। इसका मतलब है कि डायरेक्टली $12 नहीं लगेगा। पहले 10 यूनिट का रेट अलग है, उसके बाद जो यूनिट बनेंगे उनका रेट अलग है। यहाँ भी ऐसा ही है, पहले बेसिक रेट बैंड इस्तेमाल होगा, ख़त्म हो जाएगा तो हायर रेट बैंड इस्तेमाल स्टार्ट होगा। तो आइएगा बेटा यहाँ पे, किस तरह से हम 57,430 पे टैक्स लगाएंगे? लगा लेते हैं, रेट लगाएंगे भाई। इनकम टैक्स 37,700 पे लगा 20%। बेसिक रेट 37,700 का मैंने अगर 20% लूँ तो ये 7,540 आता है। अब बेटा 57,430 में से 57,430 में से आप 37,700 को माइनस कर देंगे। हमें टैक्स लगाना है टोटल, हम वी हैव टू टैक्स 57,430। लॉजिकली इसमें से 37,700 पे हम टैक्स रेट लगा चुके हैं। तो भाई 57,430 में से अगर मैं माइनस कर दूं 37,700, बचा 19,730। हमारी टैक्सेबल इनकम 57,430 है, उसमें से 37,700 पे हम ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं। अगर हम 57,430 में से 37,700 को माइनस करें तो बचता है 19,730। इस पे लगेगा 40%, जो कि हायर रेट बैंड है। ये आ रहा है 7,892। इन दोनों को ऐड कर दें भाई तो इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इनकम टैक्स लायबिलिटी 7,540 प्लस 7,892, ये आता है भाई 15,432। आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई 15,432। एक और सवाल देखते हैं, फिर होमवर्क भी मिलेगा आज की क्लास में। एक और सवाल के लिए हम पहले चलते हैं, ज़रा स्प्रेडशीट पे चेक करते हैं वहाँ कैसे हम टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा, आई होप कि सबको स्प्रेडशीट नज़र आ रही है। एक मिनट के लिए क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं कि किसी की एम्प्लॉयमेंट इनकम 90,000 और हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो आप एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लें। मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं जी 90,000। आगे भी इसमें से हम लेस कर देंगे पर्सनल अलाउंस। ऑफ कोर्स आपने एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करनी, जस्ट अ फर्स्ट लेक्चर, तो आइडिया दे रहा हूँ। आगे चल के सब बताएंगे कहाँ कोई एब्रीविएशन आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती। अच्छा, ये बात अब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हर वो इंडिविजुअल यूके में टैक्स पे करेगा अगर उसकी अर्निंग्स 12,570 से ज़्यादा है। पर्सनल अलाउंस की जब आप माइनस करोगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी। तो ये आपके पास आ गई टैक्सेबल इनकम। 90,000 लिया और ये हमने इसमें नेट ऑफ कर लिया। शिफ्ट के साथ आप प्लस की साइन प्रेस कर लें भाई। टैक्सेबल इनकम आ गई 77,430। ऑफ कोर्स ये बात थोड़ी देर पहले हुई है हमारी, डायरेक्टली आप 40% का टैक्स रेट नहीं लगा सकते, पहले बेसिक रेट बैंड ख़त्म होगा तो आप हायर रेट बैंड की तरफ जाओगे। ओके,
हमें कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स। वी नीड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। बेसिक रेट बैंड हमें पता है 37,700 पे एंड होता है। टैक्स का रेट लगेगा 20%, क्योंकि ये नॉन सेविंग इनकम है। अब इसे लिया 37,700, शिफ्ट एंड 8 पे हम जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा भाई। अगेन आपको कहीं भी मल्टीप्लाई करने में, प्लस माइनस करने में मसला होगा तो आपका भाई गाइड करेगा, उससे आप रिलैक्स रहे। देखिए जब आप एनरोल्ड होगे तो जाहिर सी बात है भाई, एक एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। हाँ, पढ़ना आपने, गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम अपने वक्त में पढ़ चुके हैं, अब आपका काम है। ठीक है जी। तो बेटा टैक्सेबल इनकम जो है वो 77,430 है, उसमें से हम 37,700 पे टैक्स लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे भाई? अब 77,430 में से 37,700 को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। तो ये ले भाई, इजिकल टू, मैंने टैक्सेबल इनकम को सिलेक्ट किया, माइनस 37,700, क्योंकि इस पर हम टैक्स लगा चुके हैं। तो लॉजिकली हायर रेट बैंड के अंदर जो अमाउंट फॉल कर रहा है वो 39,730 फॉल करता है। तो ये ले भाई, इस पे लगा दें 40%। तो भाई ये आपके पास आ गई इनकम टैक्स लायबिलिटी। सिंपली इन दोनों को ऐड कर दें आप, दैट्स इट। तो एक हल्का सा आइडिया हो गया स्प्रेडशीट पे कैसे करना है भाई। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के तौर पे ले लें, जो भी है। लेट्स सी कौन सा बच्चा इसका आंसर हमें तमीज से देगा। मान लो यार, एक बंदे की एम्प्लॉयमेंट इनकम है, अज्यूम कर लो, चले आसान कर लेते हैं, 95,000। किसी की एम्प्लॉयमेंट इनकम है मान लो 95,000, आपको सिर्फ इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है बस। आप अपना आंसर ज़रूर शेयर करें, हमारे यूट्यूब के चैनल पे शेयर करें। आप एनरोल्ड बच्चे हैं तो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करें। लेकिन आई रियली वांट एवरी वन ऑफ यू कि आप हमें बताएं कि यार आपका आंसर है क्या। अच्छा जी, लेट्स गो बैक। ये होमवर्क है बिल्कुल छोटा सा, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। हम चलते हैं अपने वन नोट पे। वी आर बैक टू वन नोट एंड लेट मी जस्ट राइट माय एडमिन नंबर, और फिर एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। जस्ट अ मिनट। अच्छा ये जल्दी से ऐसे के एडमिन नंबर देख लेते हैं। वो स्टूडेंट जो आउटसाइड पाकिस्तान है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं। तो वो स्टूडेंट जो आउट ऑफ पाकिस्तान है, 0092 328 284 6117। अगर आप विद इन पाकिस्तान है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 0328 284 6117। अगेन एक और हमारे पास एडमिन का नंबर है जी। आप आउटसाइड पाकिस्तान है तो 0092 333 366 214। अगर आप विद इन पाकिस्तान है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 0333 366 214। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि द डे यू आर गोइंग टू इनरोल योर सेल्फ, इंशाल्लाह आपको स्टडी प्लानर मिलेगा। आपने प्रॉपरली उस स्टडी प्लानर को फॉलो करना है, और डे वन से ही आपके भाई की व्हाट्सएप सपोर्ट आपके साथ अवेलेबल होगी। प्लस मैंने आपसे पहले ही कहा कि यार एसीसी के प्री सीन मॉक से एग्जैक्टली बेनिफिट कैसे लेना है वो हमें बहुत अच्छे से आता है। अगर आप हमारे स्टडी प्लानर को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो आपको उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू ऑल इन माय बैचेस। थैंक यू वेरी मच। जल्द से जल्द इनरोल करवाएं एंड मेक श्योर कि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ फ्लाइंग कलर्स पास हो इंशाल्लाह।